क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो देखो फिर से हमें एलिमेंट का एक फॉर्मूला दिया गया है और मैट्रिक्स कौन सी कंस्ट्रक्ट करनी है, 3x4। इसका मतलब तुम्हें अब अच्छे से समझ में आता है कि ये जो 3x4 लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है 3 तो हमारी क्या मानी जाएंगी, रो। 3 हमारी क्या मानी जाएंगी, रो, और 4 क्या माने जाएंगे, कॉलम, है ना। 3 रो और 4 कॉलम। तो एक काम करो, पहले तो रफ स्ट्रक्चर बना लो इस मैट्रिक्स का। 3 रो होनी चाहिए और 4 होने चाहिए कॉलम। अब देखो कैसे बनाएंगे, बोर्ड पे देखना। बोर्ड पे देखोगे तो तुम्हें प्रॉपर समझ में आएगा किस तरह की मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। देखो 3 रो होनी चाहिए ना, और तुम्हें ये बात अच्छे से याद होगी कि जो रो होती हैं वो ये वाली बातें होती हैं, यही तो होती हैं रो भाई, ऐसे होती हैं रो। तो 3 तो मैंने देखो रो बना दी, 3 लाइनें मतलब 3 रो। और कॉलम कितने बनाने हैं, 4। तो बोर्ड पे देखो 4 कॉलम बनाने, इसका मतलब ऐसा कुछ करना है ना, यूं, इस तरह से। तो देखो मैं लाइनें तो नहीं बना रहा क्योंकि हमें मैट्रिक्स बनानी है, लाइनें नहीं बनानी। तो अब मैं तुम्हें मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगा। तो क्या एक चीज पर फोकस रखो, तुम्हें रो दिखानी है ना, पहले 3 रो दिखानी है तो रो बना लो। पहले बोर्ड पे देखो, A1, A2, A3, कितनी रो बना दी मैंने, 3, 1 2 3। अब देखो पहली रो है ये, दूसरी रो ये है और तीसरी रो ये है, 3 रो बन चुकी हैं। अब कॉलम कितने बनाने हैं, 4। तो देखो A1, ठीक है, इसके बाद पहला कॉलम 1 1, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। ये बनाना तुम्हें आना चाहिए। अगर तुमसे ये रफ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करे करो, पहले नंबर डाल दे करो 11। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ये जो 1 1 लिखा हुआ है, 1 1 का मतलब क्या, ध्यान रखो 11। 11 के बाद गिनती चला दो, 11 12 13 14। तुम सोच रहे होंगे मैं 14 तक ही क्यों गया, बोर्ड पे देखो जरा। ये जो 14 का ये जो 4 लिखा हुआ है ना, 4 का मतलब है चौथा कॉलम। 4 का मतलब क्या है, चौथा कॉलम। तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि क्वेश्चन ने हमें क्या बोले, 4 कॉलम वाली मैट्रिक्स, इसलिए हम यहीं पे रुकेंगे। मुझे बताओ इसकी भी गिनती कहां तक चलाओगे, 4 तक। बोर्ड पे देखो, 2 का बना दो 21। अब 21 के बाद तुम्हें गिनती चलानी है, 22 23 24 बन गई। अब देखो 3, इसके आगे भी क्या लगाओगे, 1, क्या बन चुका है, 31। इसकी भी गिनती चलानी है। 31 के बाद क्या आएगा, 32 33 34। तुमने रफ मैट्रिक्स तो बना ली है और इसे बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिर भी मैट्रिक्स नहीं बना पा रहे हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो क्लास में, बहुत आसान काम है, ठीक है। पहले तो ये देख लिया करो कि रो कितनी है, रो के हिसाब से वो गिनती लिख ली और फिर आगे तक की काउंटिंग चला दी, जहां तक के कॉलम है वहां तक की काउंटिंग चला दो। अब तो फॉर्मूला हमें दे रखा है और मैट्रिक्स बनानी है। देखो फॉर्मूला हमें क्या दिया है, उसने उसने हमें ए आई जे का फॉर्मूला दिया है, 1/2 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे। ये तुम समझते हो कि ये जो मॉडुलस होता है ये किसी भी चीज को क्या बना देता है, प्लस। मॉडुलस के बारे में तुम्हें 11th क्लास में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जब भी कोई मॉडुलस से चीज निकलती है बाहर तो वो वैल्यू कैसी हो जाती है, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं रहती। कैसी वैल्यू हो जाती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए काम करेंगे। अब देखो सारे एलिमेंट फाइंड आउट करने, और कितने सारे एलिमेंट है, पूरे 12 एलिमेंट है। इन 12 एलिमेंट को निकालना है तो मैं 12 के 12 नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हें केवल 1 2 निकाल के दिखा रहा हूं, उसके बेस पर फिर तुम सारे निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले 1 1 निकालते हैं। बोर्ड पे देखो 1 1, तुम्हें आई की जगह भी 1 डालना है और जे की जगह भी 1। बोर्ड पे देखो, ये जो पहली वैल्यू होती है ये आई होती है ना, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, वो क्या होता है, जे। तो यहाँ पर आई और जे दोनों की वैल्यू क्या है, 1 1। तो 1 1 पुट करेंगे इधर। तो देखो 1/2 मॉडुलस
-3, आई की जगह तो आ गया 1 प्लस 1, 1/2। बताओ -3 की 1 से करेंगे -3, है ना। -3 की 1 के मल्टीप्लाई करेंगे -3 और +1। तो बताओ -3 + 1 कितना होता है, -2 ना। देखो बोर्ड पे 1/2 अंदर बचा -2। मुझे बताओ -2 का जब मैं मॉडुलस खोलूंगा तो +2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस के बाद हमेशा क्या बन जाता है, पॉजिटिव। अब 2 से 2 काट दो तो वैल्यू आ गई 1। तो पहला एलिमेंट हमारा निकल आया है 1। ठीक है, इसी तरह से और निकाल के देखते हैं। चलो अगला ही एलिमेंट निकाल के देखते हैं। अगला एलिमेंट है 1 2। बोर्ड पे देखो, मैं इस बार कैलकुलेट कर रहा हूं 1 2। देखो आई की वैल्यू तो 1 है, पहली वाली जो वैल्यू होती है ना वो आई की वैल्यू होती है, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो जे की है, वो क्या है 2। तो तुम्हें आई की जगह डालना है 1 और जे की जगह डालना है 2, और फॉर्मूला तुम्हारे पास पहले से ही है। तो मैंने फॉर्मूला एक बार और लिख दिया, लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। 1/2, देखो -3 आई की जगह मैं क्या डालूंगा 1 प्लस जे, और जे की जगह क्या डालूंगा 2। अब सॉल्व कर देते हैं फिर से। देखो -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 2। बताओ -3 + 2 सॉल्व करके जो आएगा वो -1 आएगा ना भाई। मॉडुलस के अंदर जो आएगा -3 और +2 सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी -1, और जैसे ही -1 का मॉडुलस खोलोगे +1 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी, मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। तो देखो -1 का जब मॉडुलस खोलोगे तो ये मिलेगा तुम्हें +1/2। तो सेकंड वैल्यू आ गई 1/2। अब इसी तरह से अगली और निकाल के देखते हैं। देखो 1 3 निकालते हैं। बोर्ड पे देखना, मैं इस बार कैलकुलेट कर रहा हूं 1 3। किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, A13 की। तो 1 3 कैलकुलेट करते हैं। अब तुम्हें मालूम है आई की जगह तुम्हें डालना है 1, क्योंकि पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, आई की, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो किसकी होती है, जे की। तो देखो आई की जगह 1 और जे की जगह 3। तो फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट डाल रहा हूं। देखो -3, फिर से मैं आई की जगह क्या डालूंगा 1, तो आई की जगह तो आ गया 1 प्लस, और जे की जगह क्या डालूंगा, देखो जे की जगह 3 था ना, तो जे की जगह डालूंगा 3। अब सॉल्व करते हैं। 1/2, मुझे बताओ -3 की 1 से करेंगे, अब तो तीसरी बार कर रहे हैं, अब तो समझ में आना चाहिए। +3, देखो -3 और +3 कट जाएगा ना, 0 आ जाएगा भाई। मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू बनेगी वो 0 बनेगी। तो मैंने हाथ के आधी मॉडुलस खोल लिया, क्योंकि 0 का क्या माइनस प्लस, 0 तो 0 होता है। ध्यान रखना, जब भी 0 से किसी की मल्टीप्लाई होती है तो वो पूरी वैल्यू भी क्या बन जाती है, 0। तो तीसरी जो एलिमेंट है, तीसरा जो एलिमेंट है हमारा वो क्या है, 0। अब एक आखिरी और करके दिखा देता हूं। एक काम करता हूं, सबसे आखिरी वाला कर देता हूं, ये बड़ा सा लग रहा है ये वाली एंट्री, ठीक है। बाकी बीच की एंट्री तुम ध्यान से कर लेना, प्लस माइनस ही तो करना है। फिर भी अगर कोई एक आधा एलिमेंट गलत आता है, मतलब पीछे से आंसर मैच नहीं होता है एक आधा एलिमेंट का, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं 3 4 बता रहा हूं तुम्हें। तो देखो A34। अब मुझे बताओ आई की वैल्यू में क्या डालूंगा, 3, क्योंकि पहले वाली जो वैल्यू होती है वो आई की होती है, और दूसरी वाली वैल्यू जो होती है वो जे की होती है। तो आई की वैल्यू डालनी है तुम्हें 3, और जे की वैल्यू डालनी है 4। तो देखो बोर्ड पे अब 1/2 मॉडुलस, और फॉर्मूला में फिर से दोबारा नहीं लिख रहा इसलिए मैं डायरेक्ट डाल रहा हूं। मुझे बताओ मैं आई की जगह इस बार क्या डालूंगा, 3 प्लस, और जे की जगह मुझे क्या डालना है, बोर्ड पे देखो प्लस जे लिखा हुआ है, जे की जगह डाल रहा हूं 4। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1/2, देखो 3 की 3 से करूंगा, माइनस का 9 प्लस का 4। बताओ माइनस के 9 और प्लस के 4 जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस का 5 आएगा ना, और जैसे ही माइनस के 5 का मॉडुलस खोलोगे तो मॉडुलस खोलते ही ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, मतलब कि 5/2। ठीक है, तो तीसरा ये एलिमेंट आ गया।
अब इसी तरह से बाकी के एलिमेंट तुम फाइंड आउट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके अभी के अभी कर सकते हो हाथ के हाथ, या फिर घर से करके देख लेना, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में ये मैट्रिक्स पूरी चेक करूंगा। तो देखो इसी मैट्रिक्स का अगला पार्ट है, मतलब सेकंड पार्ट दे रखा है ए आई जे 2i-j। फॉर्मूला बदल गया ना, बात तो वही है। देखो अब जो फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया है वो पहले वाले से तो आसान ही है, क्योंकि अब तो अपोन में भी नहीं है कुछ भी। तो सेकंड पार्ट पे तुम्हें प्रॉपर क्या डालना है, HW। इसे घर से करके लाना है, मैं क्लास में जरूर देखूंगा ये क्वेश्चन जो मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं। तो मैटर ये है कि हम उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर तुमने उस मैट्रिक्स का रफ स्ट्रक्चर बना लिया तो मैट्रिक्स आराम से फाइंड आउट हो जाती है, नहीं तो दिक्कत होती है। जैसे कि मैं तुम्हें एक मैट्रिक्स देता हूं, मान लो मैंने तुम्हें मैट्रिक्स दी है, तुम्हें 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है। कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, 2/3 की। केवल समझ लो, देख लो बोर्ड पे, नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मेरी तरफ से है ये क्वेश्चन। मान लो तुम्हें 2/3 की एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। भाई इतनी बातें तो तुम भी देखकर बता सकते हो मुझे। बताओ कितनी रो हैं, 2 रो है ना। ये जो पहले वाला नंबर लिखा हुआ होता है ये क्या होता है, रो। ये जो पहले वाला नंबर होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं, रो। और दूसरा वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो तो है 2 और कॉलम है 3। ठीक है, तो पहले 2 रो बना लेते हैं। बोर्ड पे देखो रो कैसी बातें होती हैं, ऐसी ना। तो देखो फटाफट से मैं कैसे बनाऊंगा, A1 A2 बन गई 2 रो। भाई 2 एलिमेंट लिख लिए। अगर वो कहता 4 रो तो मैं पता है क्या करता, A1 A2 A3 A4। 2 रो बोली थी, 2 रो तक रुक गया। मुझे बताओ कितने कॉलम बोले, 3 कॉलम। इसकी गिनती मैं कहां तक चलाऊंगा, 3 तक। इसकी काउंटिंग मुझे कहां तक करनी है, 3 तक। अब बोर्ड पे देखो ये लगा दिया 1, 11 बन गया ना। अब लिखो 12, अब लिखो 13, अब लिखो 14। मुझे बताओ क्या ये 14 लिखना ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। कॉलम कहां तक बोले थे, 3 तक। चौथा कॉलम हमें नहीं लेना, ये मैंने जान के लिखा था। अब बताओ इसकी भी गिनती कहां तक चलाऊंगा, 3 तक ही चलाऊंगा। देखो 21 22 23, मैट्रिक्स हमारी तैयार हो गई। अब तो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं बस। बहुत आसान तरीका है। अगर इतना करने के बाद भी नहीं समझ में मतलब स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो तो क्लास में पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। खैर अब नेक्स्ट वैरायटी आ गई है मैट्रिक्स के क्वेश्चंस की। ध्यान रखना, जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल होती है ना, जब भी क्वेश्चन हमें 2 मैट्रिक्स क्या बताएगा, इक्वल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे होते हैं, इक्वल। अभी मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा तब बातें समझ में आएंगी कि मैं बोल क्या रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूं पहले। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दी है 4 3x5, 4 3x5 और YZ 1 5। तो देखो ये 2 मैट्रिक्स के बीच में कौन सा साइन लग रहा है, इक्वल का। इक्वल के साइन का मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स हमें क्या बता रखी हैं, इक्वल। इन दोनों मैट्रिक्स को उन्होंने हमें क्या बताया, इक्वल। और तुम्हें ध्यान दिया हो क्वेश्चन में तो हमसे पूछी थी एक्स वाई जेड की वैल्यू। मैंने बताया था जब 2 मैट्रिक्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझते हो, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ठीक क्या माना जाएगा, ये। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ठीक क्या माना जाएगा, ये। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ठीक क्या माना जाएगा, ये वाला। समझ रहे हो ना कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब बिल्कुल आमने सामने वाले, ठीक है। इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, तो फाइंड आउट कर दो वैल्यू। मुझे बताओ यहां पर जो x लिखा हुआ है उस x के सामने वहां पर क्या लिखा हुआ है, 1। वैल्यू आ गई हमारी x की 1।
यहाँ पर जो y लिखा हुआ है बोर्ड पे देखो, यहाँ पर जो y लिखा हुआ है इस y के ठीक सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, y की वैल्यू आ गई 4। बताओ यहाँ पर जो z लिखा हुआ है z के ठीक सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3। तो मैट्रिक्स हमारी पूरी तरह से आ चुकी है और हमने वैल्यू भी सॉल्व कर दी। तो 1 मार्क्स के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो देखो सेकंड पार्ट पे टिक कर लेना, कई बार आ चुका है अब तक बोर्ड में। मैट्रिक्स है x प्लस वाई 2, x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड, एक्स वाई, और इक्वल टू में जो हमें मैट्रिक्स बताई है वो ये है 6 2 5 8। ठीक है, हालांकि जो पहले वाली मैट्रिक्स थी वो काफी सिंपल थी, आराम से एक ही बार में इक्वेट करने पर वैल्यूज आ गई। इसमें भी आ जाएंगी, इसमें भी कौन सी बड़ी बात है। बस मुझे इतना बताओ कि यहाँ पर जो x प्लस वाई लिखा हुआ है बोर्ड पे देखो, यहाँ पर ये जो x प्लस वाई लिखा हुआ है इसके अपोजिट यहाँ पर क्या है 6 ना, लिख दो। मैंने बताया था कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या रख सकते हैं हम, बराबर, हमेशा इक्वल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मैंने बना दिया, बताओ इक्वेशन सी नहीं बन गई? कोई बात नहीं, बनने दो इक्वेशन। अब देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग बोर्ड पे देखो, इस वाले एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वहां पर कौन सा एलिमेंट है तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, 5 प्लस जेड के कोरस्पॉन्डिंग वहां पर 5 है। तो लिख दो 5 प्लस जेड के कोरस्पॉन्डिंग हमारा 5 ही लिखा हुआ है। अब और देखते हैं, पहले एक काम करे करो, जितने भी एलिमेंट्स की इक्वेशन बन रही है ना पहले सारी इक्वेशन बना ले करो, बाद में सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। और जो आसानी से सॉल्व हो रही है पहले उसको भी सॉल्व कर लिया करो। जैसे कि देखो यहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता सॉल्यूशन, यहाँ पर जरूर हो सकता है। बताओ z की वैल्यू नहीं आ सकती यहाँ से? यहाँ से तो z की वैल्यू आ रही है ना आराम से। तो देखो कैसे निकालेंगे, 5 इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। बताओ 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा ना। तो z की वैल्यू जब डायरेक्ट आ रही है तो क्यों ना निकालो, जरूर निकालो z की वैल्यू। अब देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन बताएगा मुझे, देखो एक्स वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर 8 है। तो देखो एक्स वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने 8 डाल दिया। अब तुम्हारी मर्जी है इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के वहां पे डाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल कर वहां पर डाल सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है। तो देखो बोर्ड पे मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, बताओ प्लस का x उधर जाके क्या हो जाएगा, भाई y इधर ही रहेगा और प्लस का x उधर जाके क्या हो गया माइनस, ये वैल्यू आ गई y की। और इसको मैं पुट करना पसंद करूंगा इसमें, इसको कह देना फर्स्ट, और ये जो इक्वेशन बना रखी है इसको कह देना सेकंड। अब तुम्हें एक रीजन लिखना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। तो तुम्हें y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस एक्स, और वो y की वैल्यू तुम्हें यहां पर पुट कर देनी है। तो बोर्ड पे देखो y की जगह यहां पर आएगा 6 माइनस एक्स 8। और अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 6 एक्स की मल्टीप्लाई मैं अंदर दे रहा हूं, जब मैं x की मल्टीप्लाई 6 माइनस एक्स से दूंगा तो 6 से करेंगे तो ये तो बन जाएगा 6x, और x की x से मल्टीप्लाई देंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। एक काम करो इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, जब इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओगे तो उधर जाके इनके साइन बदल जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का एक्स स्क्वायर तो उधर जाके हो गया प्लस, और प्लस का 6x उधर जाके क्या हो गया माइनस। बताओ उधर जाके साइन बदल गए ना इनके, और जो 8 था 8 में कुछ नहीं होगा, 8 ऐसे ही रहेगा, तो प्लस 8 ऐसे ही छोड़ देना। अब तुमने इस इक्वेशन को पहचान लिया होगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर तुम प्रॉपर खुद से कर सकते हो। देखो जो भी निकल कर आएंगी x की 2 वैल्यू आएंगी और उन 2 वैल्यू को y में पुट करना यहाँ पर, तो तुम्हारी y की भी कितनी वैल्यू आ जाएंगी 2। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को तुम खुद से कर सकते हो, मुझे कराने की जरूरत नहीं है।
एक लास्ट पार्ट और बचा है इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट और देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी कई बार आ चुका है तुम्हारे पेपर में। x प्लस जेड और y प्लस जेड, ये मैट्रिक्स हमें दी गई है और इक्वल टू हमें बताइए 957 957। तो देखो मैंने बताया था जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे होते हैं, इक्वल। तो बना देते हैं इक्वल। देखो इस वाले एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, 9। तो लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू किसके है, 9। इसी तरह से देखो x प्लस जेड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 5 के। तो x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड किसके बराबर रखेंगे हम, 7 के। तो y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और इन तीनों की हेल्प से x y z की वैल्यू निकल आएगी। देखो हमारे पास एक वैल्यू अच्छे से गिवन है, जैसे कि हमारे पास y प्लस जेड की वैल्यू 7 है। बताओ y प्लस जेड की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, 7 डाल सकता हूं या नहीं, बिल्कुल डाल सकते हैं ना। y प्लस जेड किसके बराबर है, 7 के। अब देखो जरा गौर करो, इस y प्लस जेड की वैल्यू अगर मैं यहां पर डाल दूं तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। y प्लस जेड की जगह मैं 7 यहां पर डाल रहा हूं, तो देखो बोर्ड पे थोड़ी देर के लिए y प्लस जेड की जगह तो आ जाएगा 7। बताओ ये 7 और जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 7 जब उधर जाके माइनस करोगे तो 9 में से 7 जाएंगे और 9 में से 7 माइनस करते हैं तो कितना निकल कर आता है, 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे देखो ये जो x की वैल्यू 2 आई है ना, ये 2 यहां पर पुट कर दोगे तो तुम्हें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो देर किस बात की है। तो देखो इस x की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो z की वैल्यू मिलेगी 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो z की वैल्यू आ गई। अब जरा गौर करो, इस z की वैल्यू को इधर डाल दोगे तो y की निकल आएगी। तो देर किस बात की, डाल देते हैं। z की वैल्यू 3 में इधर डाल रहा हूं और 3 उधर जाके माइनस होएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो तुम्हारे पास x y z तीनों की वैल्यू आ गई। तुम सोच रहे होंगे लिखेंगे कैसे, किसकी वैल्यू किस में पुट करिए। तो देखो एक नंबर में क्वेश्चन आता है ये वाला, इस टाइप की वैरायटी का एक नंबर में आता है, तो तुम्हें नंबर 1 नंबर 2 देने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन वगैरह को, और ना ही ये सब लिखने की जरूरत है, पुटिंग वगैरह। वो तो बस इसलिए होता है ताकि सिखाया जाता है तो तरीके से बताया जाए, वरना तुम एक नंबर में ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू गलत हो गई एक्स वाई जेड की तो फिर एक नंबर नहीं मिल पाएगा, फिर चाहे तुम कितना भी सजाते रहो इसको। वैल्यू सही होनी चाहिए, प्रॉपर 1 मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द इक्वेशंस। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा गया है। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू हमें बताया गया है -1 5 0 और लास्ट वन है 13। तो देखो फिर से हमें दो मैट्रिक्स क्या बता रखी हैं बीच में, इक्वल। और मैंने बताया था जब भी दो मैट्रिक्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो बोर्ड पे देखो थोड़ी देर के लिए, 2a माइनस बी किसके बराबर है, -1 के। सॉरी, a माइनस बी किसके बराबर है, -1 के। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो मैं इस वाले एलिमेंट पे अभी काम नहीं कर रहा, पहले मैं काम करूंगा नीचे वाले पे। बोर्ड पे देखो 2a माइनस बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है या नहीं है भाई।
2a माइनस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पर क्या लिखा हुआ है, 0, तो लिख दो फिर लिखा हुआ है तो 2a माइनस बी 0 के बराबर है। देखो मैंने इन दोनों इक्वेशन को ले लिया, इन दोनों इक्वेशन की अभी मैंने बात नहीं करी है, मैंने ऐसा जान के करा है। देखो दोनों के अंदर क्या चीज है, बी और बी, दोनों की हेल्प से ना पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तब आसान काम हो जाएगा। पहले इन दो इक्वेशन पर काम करते हैं, इन दो इक्वेशन के बारे में बाद में सोचेंगे। मैंने इक्वेशन भी नहीं बनाई, मैंने अभी जो इनकी इक्वेशन भी नहीं बनाई और तुम भी मत बनाओ, पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा गौर से देखो इन दोनों को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बोर्ड पे देखो, माइनस का बी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का बी ना भाई, माइनस का बी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का बी। तो ये वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी, पहले तो यही बता दो मुझे। माइनस का बी उधर जाके प्लस का बी हो गया, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई, 2a। अब जब बी की वैल्यू 2a आ गई है तो इधर डाल दो फिर। बोर्ड पे देखो, मैं बी की जगह, बोर्ड पे देखो, बी की जगह क्या डाल रहा हूं, 2a, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बी की जगह मैंने क्या डाल दिया, 2a, क्योंकि बी की वैल्यू क्या आई हुई है, 2a, इक्वल टू में क्या चल रहा है, -1। बोर्ड पे देखो, a माइनस 2a, सॉल्व कर देते हैं। a में से 2a जाएगा, कितने a बचेंगे, माइनस का a में से 2a गया, माइनस का a, माइनस का a, माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू आ गई 1। अब अगर a की वैल्यू 1 आ गई है तो वो 1 तुम इधर पुट कर सकते हो, a की वैल्यू 1 इधर पुट करोगे तो बोर्ड पे देखो 2 इंटू 1 b, 2 इंटू 1 2, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2, b की वैल्यू 2 इधर से आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, आधा पार्ट तो हो गया। ये मान लो कि आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आगे का काम करते हैं, अब जरा इन दो इक्वेशन पर गौर करते हैं, देखते हैं। अब मुझे बताओ 2a प्लस सी अगर मैं लेता तो किसके बराबर लेता, 5 के बराबर ना, ले लेते हैं फिर। मैंने 2a प्लस सी किसके इक्वेट कर दिया, 5 के। तुम्हें इतना जरूर मालूम है a की वैल्यू तुमने पहले ही निकाल रही है। देखो a की वैल्यू पहले निकली हुई है 1, जब निकली हुई है तो डालूंगा या नहीं डालूंगा, भाई निकाल के क्या 4 डाला है इसका। अब जब वैल्यू निकाली है तो हम यूज भी करेंगे उसका, डाल दो फिर a की वैल्यू 1 इधर, तो a की वैल्यू 1 इधर डाल दी, 2 इंटू 1 2 प्लस सी इक्वल टू 5। बताओ प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, 5 में से 2 जाएंगे, कितने आंसर बचेगा, 3। सी की वैल्यू भी निकल आई। हमारी 3 वैल्यू तो आ चुकी है, अब एक लास्ट वैल्यू बची है डी, और डी को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो मैं ये बीच वाला पार्ट रब कर रहा हूं, हाथों हाथ उतारते चले करो, वीडियो पोस्ट करने का मौका ना मिले करे, ऐसे करे करो, साथ साथ समझे करो, उतारे करो। तुम लोग 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो इसलिए मैं इतनी बातें बोल रहा हूं। खैर चौथी इक्वेशन देखते हैं। मुझे बताओ इसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे 13 है ना, ये जो तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तीसरा ये है ना 13। तो देखो 3c प्लस डी किसके बराबर है, 13 के। अब तुम सोच रहे होंगे यार सी की वैल्यू कहां से डालें, तो भाई निकाली भी तो है, ये रही निकाली है तो डालो फिर। सी की वैल्यू मैं कितने डालना पसंद करूंगा, 3 पसंद क्या करूंगा, डालनी पड़ेगी, जब वही निकली है तो वही डालेंगे, पसंद करने वाली क्या बात है। 3 3 9, 9 प्लस डी 13। बताओ प्लस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो तुम्हें मालूम है वैल्यू आती है 4। अब हमारे पास चारों की वैल्यू आ गई है, ए बी सी डी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जिस हिसाब से करने में थोड़ा टाइम लगा है तो 1 नंबर में तो नहीं लेकिन 2 नंबर में आ सकता है। 4 नंबर के हिसाब से तो खैर ये नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है कि 4 नंबर में आ जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो वैसे तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू है, रहने ही दो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ लेकिन मैं तुम्हें 9th क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, बेशक 9th क्वेश्चन एमसीक्यू है लेकिन कई बार आ चुका है अब तक बहुत बार पूछा गया है ये। एक काम करो 8th 9th और 10th पर डॉट ही लगा दो, बेकार के क्वेश्चन है, यूजलेस क्वेश्चन है,
क्योंकि वो नॉट पॉसिबल टू फाइंड आ जाता है। खैर मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 के लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को भी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा है। दो मैट्रिक्स हमें इक्वल रख रखी है ना, तो इक्वल रख के वैल्यू निकालनी है, और हो सकता है एक आध की वैल्यू ना आए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, और हो सकता है आ भी जाए। तो इस वाले क्वेश्चन को तो तुम खुद से करके देख लेना, हो जाएगा तो ठीक है।